नमस्कार दोस्तों, रोहित जीएस एंड जी के रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान सीईटी परीक्षा की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पिछले सीईटी परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल में हमने देखा है कि साहब जो क्वेश्चनों का वेटेज रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अब एक क्रैश कोर्स के तौर पर हम क्या करेंगे, राजस्थान की इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इस अर्थव्यवस्था में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि साहब इसमें सबसे पहला जो अपन टॉपिक चर्चा का रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कृषि के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। राजस्थान की कृषि, इस कृषि में अपन चर्चा करेंगे कि भाई राजस्थान में कौन सी कृषि की जाती है, किस कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, अपन इन पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले बता दूं, अगर राजस्थान की अगर हम बात करें कृषि के बारे में, सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो इसके बेसिक के बारे में सबसे पहले ये आता है कि साहब मौसम के आधार पर, अगर बात करें मौसम के आधार पर या अपन बात करें ऋतु के आधार पर, कि साहब मौसम या ऋतु के आधार पर अगर अपन बात करें तो कृषि के कितने प्रकार होते हैं, तो अपन बात करें तो कृषि के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं मौसम के आधार पर? 3 प्रकार होते हैं। इसके अलावा मैं जब आपको बता दूं कि साहब कृषि के जो 3 प्रकार होते हैं इनमें कौन कौन सा आता है, एक तो आता है खरीफ की फसल, दूसरी बात करें अपन एक आती है रबी की फसल, और इसके अलावा तीसरी जो फसल होती है मौसम के आधार या ऋतु के आधार पर वो होती है जायद की फसल। ये 3 प्रकार की क्या होती है, फसल होती है। इसमें मैं सबसे पहले अगर अपन चर्चा करने का जो विषय रहेगा वो सबसे पहले आज रहेगा वो कौन सा है, खरीफ की फसल। अगर मैं आपको बता दूं, अगर खरीफ की फसल के बारे में अपन बात करें तो थोड़ा ध्यान देना, खरीफ की फसल क्या होती है। ठीक है साहब, पहली बात तो इसे मौसम के आधार पर बांटा जाता है। पहली बात करें कौन सी फसल है, खरीफ फसल। अगर मैं खरीफ की फसल में तो मैं पहले से विस्तार से एक बात बता दूं तो तुम्हें समझना होगा यहाँ पर कि साहब खरीफ की फसल में क्या होता है। कैसा, इससे अगर मैं बात करूं सयालू की भी फसल बोला जाता है। किसकी फसल? सयालू की फसल। अब बात आती है कि साहब इसको सयालू की फसल क्यों बोला जाता है, खरीफ की फसल को सयालू की फसल बोला जाता है। अब बात ये आती है कि साहब सयालू की फसल क्यों बोला जाता है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि साहब सयालू का अर्थ लिया जाता है वो शीत ऋतु से लिया जाता है। कि साहब जो खरीफ की फसल है, इस खरीफ की फसल का जो प्रोडक्शन होता है, जो कटाई होती है वो शीत ऋतु में होती है, इसलिए शीत ऋतु के नाम पर इसे क्या कहा जाता है, सयालू की फसल कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें, आगे थोड़ा ध्यान देना, अगर तुमसे पूछा जाए कि साहब अगर इसकी बात करें कि साहब इसकी बुवाई कब होती है, अगर अपन बुवाई की बात करें, खरीफ की फसल की जो बुवाई होती है वो बात करें वो होती है जून और जुलाई में इसकी बुवाई होती है। जून और जुलाई में क्या होती है, बुवाई होती है। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें, पूछा जाए कि साहब इसकी कटाई कितनी होती है, अगर कटाई कब की जाती है, अगर अपन कटाई की बात करें खरीफ की फसल की तो इसकी कटाई जो की जाती है वो की जाती है सितंबर माह में, या बात करें अक्टूबर माह में इसकी क्या की जाती है, अक्टूबर माह में इसकी कटाई की जाती है। चर्चा का विषय खरीफ की फसल, इसे सयालू की भी फसल कहा जाता है। सयालू नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसकी बात करें जो कटाई होती है, इसकी कटाई शीत ऋतु में होती है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी बुवाई जो की जाती है खरीफ की फसल की वो की जाती है जून और जुलाई में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि साहब कटाई कब होती है, इसकी कटाई होती है सितंबर या अक्टूबर माह में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब खरीफ की फसल में कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे मैं बात करूं खरीफ की फसल में एक तो होता है बाजरा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कपास, इसके बाद मैं बात करूं मूंग, इसके बाद मैं बात करूं साहब उड़द, इसके अलावा अगर मैं बात करूं चावल, इसके अलावा मैं बात करूं साहब मक्का। ये कुछ उदाहरण क्या होते हैं खरीफ की फसल के होते हैं जिनकी बुवाई जून या जुलाई में की जाती है, और इसके अलावा अगर बात करें इनकी जो कटाई की जाती है वो सितंबर या अक्टूबर माह में की जाती है। जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि साहब सयालू की फसल क्यों बोला जाता है खरीफ की फसल को। ठीक है साहब, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन या जो इसकी कटाई होती है वो शीत ऋतु में होती है, अक्टूबर में, शीत ऋतु के प्रारंभ में होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सयालू भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अपन अगली चर्चा करेंगे वो कौन सी रहेगी, रबी की फसल रहेगी। कि साहब अगर बात करें रबी की फसल, कि भाई रबी की फसल को किस किस नाम से भी पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे रबी की फसल के बारे में। मैं तब आपको बता दूं कि साहब इसमें अगर मैं बात करूं दूसरी फसल है वो रबी की फसल है।
रबी की फसल की अपन विशेषताओं की बात करें तो थोड़ा ध्यान देना। पहली विशेषता ये होती है कि साहब इसे उनियालू की भी फसल कहा जाता है। किसकी फसल कहा जाता है? उनियालू की फसल कहा जाता है। उनियालू की फसल क्यों कहा जाता है? सुनना, उनियालू का अर्थ लिया जाता है ग्रीष्म ऋतु से। किससे लिया जाता है? ग्रीष्म ऋतु से, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है या इसकी अगर अपन बात करें जो इसकी कटाई होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, और जब ग्रीष्म ऋतु में इसकी कटाई होती है इसलिए इसे रबी की फसल को भी क्या कहा जाता है? उनियालू की भी फसल कहा जाता है। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देना क्या कि साहब रबी की फसल में अपन बात करें कि इसकी अगर बुवाई की पूछा जाए कि साहब रबी की फसल की बुवाई कब होती है, अगर इसकी बुवाई की बात करें तो रबी की फसल की जो बुवाई होती है वो अगर बात करें एक तो अक्टूबर माह में से लेकर नवंबर में क्या होती है? नवंबर माह के बीच में इसकी क्या होती है? बुवाई होती है। ठीक है साहब, इनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रबी की फसल में पहली बात तो बात करें इनकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर माह से लेकर नवंबर माह तक इसे उनियालू की भी फसल कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पूछा जाए कटाई की, अगर बात करें कि साहब इसकी जो कटाई की जाती है, अगर बात करें रबी की फसल की तो वो कब की जाती है? तो इसकी जो कटाई की जाती है वो बात की जाए तो वो की जाती है मार्च से लेकर अप्रैल माह में इसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। किसकी कटाई की जाती है? रबी की फसल की कटाई की जाती है। अब बात आती है कि साहब उदाहरणों में बात कर लेते हैं। अगर उदाहरणों में अगर अपन बात करें तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब कि रबी की फसल में कौन कौन शामिल होते हैं? गेहूं है, इसके अलावा मटर है, इसके अलावा मैं बात करूं मटर के अलावा अगर मैं बात करूं जीरा है, ये सब जो फसल होते हैं। इसके बाद सूरजमुखी है, सूरजमुखी, ये सब जो शामिल होते हैं ये किस में शामिल होते हैं? रबी की फसल में। ये गेहूं मटर जीरा अगर इसकी बात करें इनकी बुवाई की जाती है अक्टूबर से नवंबर माह में। अगर बात करें इनकी कटाई जो की जाती है मार्च या अप्रैल माह में इनकी कटाई की जाती है। अगर बात करें रबी की फसल की के साथ इसे उनियालू की भी फसल कहा जाता है। उनियालू को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि भाई खरीफ की फसल में उसे सयालू बोलते हैं और इसे क्या बोला जाता है? उनियालू। वहां पर सयालू का जो अर्थ लिया जाता है वह अर्थ लिया जाता है अपन बात करें तो शीत ऋतु से, क्योंकि उसकी जो कटाई होती है खरीफ की फसल की वो अक्टूबर माह में शीत ऋतु के प्रारंभ में होती है। जबकि रबी की फसल की बात करें इसे उनियालू की भी फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रोडक्शन या जो कटाई होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में कब? मार्च या अप्रैल में इसकी क्या होती है? सब इसकी कटाई होती है। अब एग्जाम की दृष्टि से अपन को ध्यान देने वाली जो सबसे प्रमुख बात क्या है? अपन बात कर रहे हैं रबी की फसल। रबी की फसल में मैं सबसे पहले आपको एक बढ़िया सी बात बता दूं, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मावट क्या है? मावट पूछा जाता है और ये रबी की फसल से क्या होता है? सर्वाधिक रबी की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायी माना जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं बात करूं कि भाई पूछा जाए मावट क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? पश्चिमी अगर बात करें विक्षोभ, अगर पश्चिमी विक्षोभों से जो शीतकालीन वर्षा होती है, कौन सी वर्षा होती है? शीतकालीन। एक और बार ध्यान पूछा जाता है कि मावट जो वर्षा होती है कौन सी पवनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के पवनों से क्या होती है? वर्षा होने वाली जो शीतकालीन शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। और मावट सर्वाधिक जो लाभदायी होती है वो रबी की फसल के लिए होती है। और रबी की फसल में अगर पूछा जाए वो किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए वो सर्वाधिक क्या मानी जाती है? लाभदायी मानी जाती है। तो अपन ने जो चर्चा की, एक तो खरीफ की फसल, दूसरी बात की रबी की फसल। इससे पहले अपन पढ़ के आए मौसम के आधार पर ऋतु के कितने प्रकार होते हैं? मौसम के आधार पर या ऋतु के आधार पर कृषि के 3 प्रकार होते हैं। खरीफ की फसल की चर्चा कर ली, रबी की फसल की कर ली। अब जो तीसरी फसल आती है तो वो क्या आती है? जायद की फसल। और जायद की फसल से पहले थोड़ा एक बार और ध्यान दे लेना, मावट में पश्चिमी विक्षोभों से शीतकालीन होने वाली जो वर्षा है जो रबी के लिए फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायी होती है। और रबी की फसल में भी किसके लिए? गेहूं के लिए सर्वाधिक लाभदायी होती है। इसके बाद आगे अपन चर्चा करें जायद की फसल। तीसरा ये मौसम या ऋतु के आधार पर जो तीसरा फसल का उदाहरण आता है वो आती है जायद की फसल। अब जायद की फसल की बात करें तो थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं बता दूं आपको तीसरी फसल में जायद की फसल, जायद की फसल, इस जायद की फसल की सबसे पहली बात ये होती है कि इसकी बुवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसे बेल वाली क्या कहा जाता है? बेल वाली। क्योंकि बेल वाली फसल भी कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है। एक और बात, खरीफ की फसल और इसके अलावा अगर मैं बात करूं
कि साहब इसकी जो रबी की फसल है उसकी बुवाई होती है, जबकि ये कैसी होती है, बेल वाली क्या होती है, फसल होती है। बेल वाली क्योंकि इनके जो फल वगैरह ये लगते हैं वो किस फल लगते हैं, बेल पर लगते हैं, तो इसे बेल वाली भी फसल कहा जाता है। अब इसके बाद अगर बात करें कि साहब इसकी बुवाई जो की जाती है किस माह में की जाती है, तो थोड़ा ध्यान देना। इसकी जो बुवाई की जाती है वो फरवरी में की जाती है, फरवरी से लेकर मार्च में इसकी क्या की जाती है, बुवाई की जाती है। किसकी बुवाई की जाती है, जायद की फसल की जो बेल वगैरह लगाई जाती है, तो ये बेल वगैरह लगाई जाती है साहब फरवरी से लेकर मार्च तक। इसके अलावा अगर बात करें कि साहब इनकी कटाई जो की जाती है, जायद की फसल की जो कटाई की जाती है वो की जाती है साहब, बात करें मध्य अप्रैल से लेकर, अपन बात करें मध्य अप्रैल से लेकर मध्य कहां तक होती है, जून तक। क्योंकि हमें पता है कि साहब इसके बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और वर्षा ऋतु क्या होती है, नुकसानदायक होती है किसके लिए, जायद की फसलों के लिए। तो जायद की फसल बेल वाली फसल भी बोला जाता है। बुवाई की बात करें फरवरी और मार्च में इसकी बुवाई होती है। कटाई की बात करें ये मध्य अप्रैल से मध्य जून के बीच में इसकी क्या की जाती है, बुवाई की जाती है। अब इसके बात करें कि भाई इसके उदाहरण कौन कौन से, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, इसके अलावा बात करें खीरा है, ये सब क्या होते हैं, जायद की फसलों के उदाहरण होते हैं। ठीक है साहब, जो अपन ने चर्चा की मौसम या ऋतु के आधार पर वो कृषि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो खरीफ, दूसरी रबी और तीसरी जायद। ये तीनों की क्या कर ली अपन ने चर्चा। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, मौसम के अलावा अगर पूछा जाए उद्देश्य के आधार पर कृषि के कितने प्रकार होते हैं। एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि साहब मौसम के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब पूछा जाए उद्देश्य, अगर बात करें उद्देश्य के आधार पर, अगर मैं आपको बता दूं उद्देश्य के आधार पर अगर पूछा जाए कृषि के प्रकार, तो कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कृषि के होते हैं साहब 2 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं कृषि के। एक तो होती है, अगर मैं बात करूं, एक तो होती है व्यापारिक, एक तो जो होती है व्यापारिक या इसे बोला जाता है नगदी फसल। कौन सी फसल, नगदी फसल। एक तो होती है व्यापारिक या नगदी फसल। अगर मैं बात करूं कि साहब व्यापारी या नगदी फसल की अपन चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये क्या होती है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यापारी या नगदी फसल में बात करें कि साहब जब बाजार में बेचकर, कौन सी बाजार में बेचकर, अगर बात करें बाजार में जो बेचकर नगद मुद्रा प्राप्त की जाती है, क्या, नगद मुद्रा। व्यापारिक या नगदी फसल की बात करें, बाजार में जिन फसलों को बेचकर नगद मुद्रा प्राप्त की जाती है उन्हें व्यापारिक या नगदी फसल कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे साहब बात कर लेते हैं व्यापारिक में, एक तो आती है कपास, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कपास के अलावा जूट है, जूट के अलावा मैं बात करूं तंबाकू है, तंबाकू के अलावा और भी बहुत सारी क्या होती हैं, फसलें होती हैं, दलहन फसलें, तिलहन फसलें। इनको व्यापारिक फसलें बोला जाता है क्योंकि इनको बाजार में बेचकर क्या किया जाता है, नगद मुद्रा प्राप्त की जाती है, इसलिए इनको व्यापारिक या नगदी फसल कहा जाता है। तो पहली फसल अगर पूछा जाए उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार, 2। पहला कौन सा हो गया, व्यापारिक या नगदी फसल। इसके बाद अपन दूसरी चर्चा करते, थोड़ा ध्यान से देना कि दूसरी अगर अपन बात करें चर्चा, दूसरी फसल कौन सी होती है, तो दूसरी फसल होती है उसे बोला जाता है उपयोगी फसल। उपयोगी, स्वयं उपयोगी भी बोल सकते हैं, स्वयं उपयोगी। कैसा, दूसरी फसल स्वयं उपयोगी क्यों होती है, क्योंकि इनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, अपने खाद्यान्न के लिए। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इसे अपन बोल सकते हैं खाद्यान्न फसल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल भी बोला जाता है इसको। अब खाद्यान्न क्यों, क्योंकि इन खाद्यान्नों का प्रयोग जो मनुष्य है वो किसके लिए करता है, अपने लिए इनका प्रयोग करता है। जैसे बाजरा है अपने खाने के लिए, बाजार में बेचकर नहीं, अपने लिए खाने के लिए इनका उत्पादन करता है। बात करें बाजार में बेचकर कौन सा है, एक तो है बाजरा, दूसरी बात करें गेहूं है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं चावल है, चावल के अलावा मैं बात करूं जौ वगैरह होते हैं, ये इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इनका खाद्यान्न फसलों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहली जो फसल होती है उसको तो बात करें वो होती है व्यापारिक या नगदी फसल। दूसरी की जो बात की जाए तो वो दूसरी जो फसल होती है उसे बोला जाता है स्वयं उपयोगी या खाद्यान्न फसल, क्योंकि मनुष्य इनका प्रयोग स्वयं के खाने के लिए इन फसलों का क्या करता है, उत्पादन करता है। अब इसके बाद आता है कृषि के कुछ अन्य प्रकार। पहला पढ़ा अपन ने मौसम या ऋतु के आधार पर, दूसरा पढ़ा उद्देश्य के आधार पर। अब आता है कृषि के कुछ अन्य प्रकार, जैसे थोड़ा ध्यान देना, अगर
अपन बात करें कृषि के अन्य प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कृषि के अन्य प्रकार, कृषि के अन्य प्रकार, अन्य प्रकारों में कृषि के पहले आता है, उसे बोला जाता है, और ये एग्जाम में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसे बोला जाता है मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि बोला जाता है। अब थोड़ी ध्यान की बात क्या है, अपन बात करें मिश्रित कृषि किसे बोला जाता है। कि साहब एक तो बात कर लेते हैं अपन कृषि की, और दूसरी बात कर लेते हैं पशुपालन की। एक तो कृषि और दूसरी कौन सा हो गया? पशुपालन। कि साहब जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, यहाँ दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं, उसे बोला जाता है मिश्रित कृषि। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मिश्रित कृषि का है, कौन सा नहीं है। तो याद रखना, दो फसलें एक साथ नहीं, मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी, कृषि के साथ क्या पशुपालन करना भी क्या कहलाता है, अगर अपन बात करें तो मिश्रित कृषि कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरी जो कृषि आती है उसे बोला जाता है, अपन बात करें स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि आती है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में जो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्या, कैसा स्थानांतरित कृषि किसे बोलते हैं? जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, आदिवासी क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? आदिवासी। आदिवासियों के द्वारा या आदिवासी क्षेत्रों में वनों को काटकर, जंगलों को काटकर, या बात करें जंगलों को क्या जलाकर की जाने वाली जो कृषि होती है, उस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। एक और बात, स्थानांतरित कृषि जंगलों में या जंगली क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली जो कृषि होती है, उस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। इसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, और पूछे भी जा चुके हैं रीट वगैरह वैकेंसियों में। जैसे पूछा जाए कि भाई स्थानांतरित कृषि को भीलों के द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है, उसे बोला जाता है चिमाता। क्या बोला जाता है? चिमाता। भीलों द्वारा स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी अगर राज्यों में बात करें तो इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि। उत्तर पूर्वी राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा नागालैंड है, मिजोरम है, इसके अलावा बात कर रहे हैं मणिपुर है। इन राज्यों में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से पुकारा जाता है। भीलों द्वारा इसे चिमाता कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे क्या कहा जाता है? अपन बात करें इसे पूर्वी राज्यों में झूमिंग कहा जाता है। और इसके अलावा अपन बात करें तीसरा जो नाम आता है, अगर उत्तर मैदानी प्रदेशों में पूछा जाए कि साहब उत्तर मैदानी प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है, तो उसे बोला जाता है दजिया। क्या बोला जाता है? दजिया। दजिया बोला जाता है। भील, चिमाता, पूर्वी राज्यों में झूमिंग, उत्तर मैदानी प्रदेशों में इसे दजिया के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा एक जो प्रसिद्ध होता है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, अगर पूछा जाए कि साहब राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में? राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में जो की जाने वाली कृषि है, कौन सी? स्थानांतरित कृषि। इसे स्थानीय भाषा में वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा। अगर ध्यान दिया जाए, वनों को या जंगलों को जलाकर या काटकर की जाने वाली जो कृषि होती है, उसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। भील इसको चिमाता बोलते हैं। पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदानी प्रदेशों में इसे दजिया के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें अपन राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि साहब अगर इसकी स्थानांतरित कृषि की बात की जाए, इस स्थानांतरित कृषि को 1991 से भारत सरकार ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। कब से बंद कर दिया है? 1991 से अगर बात करें, भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी संतुलन क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है, जंगल नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदूषण वगैरह समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्थानांतरित कृषि को 1991 से क्या कर दिया है? सब रोक लगा दिया है। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि रहती है। अपन बात करें राजस्थान की दृष्टि से, क्या राजस्थान में से आदिवासी क्षेत्रों में वालरा के नाम से जाना जाता है, और भीलों के द्वारा इसे क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अगली जो कृषि का प्रकार आता है, कौन सी कृषि का प्रकार? अगली कृषि का जो प्रकार आता है उसे बोला जाता है वानिकी कृषि। कौन सी कृषि? वानिकी कृषि। सुनना, वानिकी कृषि पे अपन बात करें
जो तीसरा प्रकार आता है वो आता है वानिकी कृषि। वानिकी कृषि इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें तो थोड़ा ध्यान देना, इसमें कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, बागवानी फसलें भी की जाती है। कैसे साहब, जैसे एक उदाहरण के तौर पर ये खेत है, इस खेत में यहाँ पर जैसे अमरूद के फल, किसी के यहाँ केले के वगैरह के अपन ने क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए, और ये जो बीच में गैप है ना, इस गैप में क्या करने लगे, अपन कृषि करने लग गए। तो साहब इसे बोला जाता है क्या, वानिकी कृषि। कृषि के साथ साथ बागवानी कृषि भी जो की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बागवानी कृषि कहा जाता है। ठीक है साहब, ये इसका उदाहरण सबसे बेहतरीन हो सकता है कि साहब एक खेत है, उस खेत में तो क्या लगा दिए, फल वगैरह लगा दिए, फल के पेड़ वगैरह लगा दिए, और इसके अलावा जो गैप रह जाता है, जो जगह बची होती है, उसमें क्या कर ली जाती है, कृषि कर ली जाती है, उसे कहा जाता है वानिकी कृषि कहा जाता है। इसके अलावा इसके अगर आगे बात करें तो कौन सा आता है, एक कृषि और आती है जो सबसे शानदार होती है, उसमें अगर बात करें उसे बोला जाता है ट्रक फार्मिंग कृषि। कौन सी कृषि है, ट्रक फार्मिंग कृषि। इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर इस कृषि की बात करें, ट्रक फार्मिंग कृषि में अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो मेन बात आती है कि ये कि इस कृषि में एक ट्रक के माध्यम से जो हमारे भी ऐसी फसलें होती हैं जैसे फल सब्जी वगैरह, इनको क्या कर दिया जाता है, एक रात के अंतर्गत कहाँ पहुंचाया जाता है, शहरों में पहुंचाया जाता है, उसे कहा जाता है ट्रक फार्मिंग कृषि कहा जाता है। ठीक है साहब, इसके अलावा अगर आप बात करें जो सबसे शानदार बात आती है वो कौन सी आती है, इसके बाद आती है उसे बोला जाता है जैविक कृषि। कौन सी कृषि, जैविक कृषि। अब ये जैविक कृषि क्या होती है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर अपन बात करें जैविक कृषि किसको बोला जाता है, जैविक कृषि में अपन बात करें तो जैविक कृषि में पहली जो बात आती है कि साहब इसमें जो रासायनिक है, उन रासायनिक को जो बढ़ता प्रयोग है उसको तो क्या करना है, कम करना है। जैविक कृषि खेती में रासायनिक उत्पादों का बढ़ते प्रयोग को कम करना, और इसके स्थान पर अगर अपन बात करें, एक तो गोबर है, गोबर यहाँ अपन बात करें हरी खाद वगैरह, इनका क्या किया जाता है, इनका खाद वगैरह हरी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जैविक कृषि की थोड़ी बात क्या ध्यान देनी बात है, सन 2004 में 2004 में अगर बात की जाए कि साहब तुमसे पूछा जाए 2004 में एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुना होगा, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अब्दुल कलाम। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बात करें तो इन्होंने सन 2004 में भारत को जैविक खेती के लिए, कौन सी खेती के लिए, जैविक खेती के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। किसके लिए, जैविक खेती के लिए। कब किया था, अगर बात करें 2004 में एपीजे अब्दुल कलाम ने जैविक खेती के लिए प्रेरित किया था। तब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शानदार बात पूछी जाती है, और क्या पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि भारत में जैविक खेती या दूसरी हरित क्रांति, दूसरी, मैं पहली की बात नहीं कर रहा, दूसरी की बात कर रहा हूं। अगर पूछा जाए भारत में जैविक खेती या पूछा जाए दूसरी हरित क्रांति का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रेरणा स्रोत की बात कर रहे हैं। कैसा प्रेरणा स्रोत दूसरी हरित क्रांति का किसे माना जाता है, तो 2004 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया था, ये थ्योरी दी थी कि साहब हमें जैविक खेती को क्या करना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। अब इसके अलावा क्वेश्चन बनता बड़ा शानदार, क्या क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला गांव जिसने जैविक खेती को अपनाया था उसका नाम है सिक्किम। कौन सा गांव है, सिक्किम। सिक्किम में सबसे पहले अगर मैं बात करूं 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को भारत का पहला जैविक कृषि को अपनाने वाला पूर्णतः जो राज्य घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहां प्रस्तावित है, किसकी बात कर रहा हूं, जैविक कृषि। अगर मैं बात करूं जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहां पर प्रस्तावित है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये प्रस्तावित है, तो ये कहां पर है, अपने झालावाड़ में। भारत का कृषि अनुसंधान जैविक वाला अगर पूछा जाए कहां पर है, झालावाड़ में बात करें तो कहां पर, राजस्थान में। ये क्या है, ये प्रसिद्ध है, प्रस्तावित किया गया। भारत में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र झालावाड़ में प्रस्तावित है, हाल ही में इसको प्रस्तावित रखा गया है। पहला गांव सिक्किम जिसने जैविक खेती को पूर्णतः अपनाया था, पहला जो राज्य था 18 जनवरी 2016 को अपनाया था। इसके अलावा 2004 में एपीजे अब्दुल कलाम ने जैविक खेती को अपनाने का क्या दिया था, अपनाने का
श्रेय दिया था। इसके अलावा अपन बात करें APJ अब्दुल कलाम की बात करें कि साहब इन्हें हरित क्रांति, या बात करें दूसरी हरित क्रांति या जैविक खेती का क्या कहा जाता है, प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। अब इसके बाद एक जो बात आती है, अगर राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में पहले जैविक कृषि को अपनाने वाला पूर्णतः जो गांव है, जैविक कृषि को अपनाने वाला पूर्णतः गांव, उस गांव का नाम है ददिया। कौन सा गांव है? ददिया। और जो ददिया जो गांव है ये कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। जो ददिया गांव है ये कहां पर है? जयपुर में। और ये राजस्थान की कृषि से संबंधित जितनी भी जो महत्वपूर्ण कृषियां थी उन कृषियों पर आज अपन ने क्या की थी? चर्चा की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।